डॉक्टर साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब ने हुकूमत के साथ कमेटियों में ना बैठने का ऐलान किया, जबकि पीटीआई से भी कमेटियां छोड़ने का मुतालबा किया गया है। कमेटियाँ मुझे नहीं पता क्या बनी हुई हैं और उनका क्या मकसद है। ये तो एक ऐसे ही बस टाइम पास के लिए बात हो रही है। असल तो बात ये है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए मुल्क में, और ये जो अरेंजमेंट है ये किस तरह डिलीवर करता है, कब करता है, कैसे करता है, और ये हिजान मुल्क में है। इसको ये जो बात है ना कि कमेटीज़, मुज़ाकरात, जलसे, इजलास, ये उससे बेहतर है कि जिसके नतीजे में जानी और माली नुकसान हो और हिजान फैले। तो डिबेट तो हो रही है, लेकिन ये है कि वो जो कहते हैं ना ग्लू नहीं है, एक अरेंजमेंट जो है ना वो ग्लू नहीं है, तो वो उसमें फिर वो एक सोशल अनरेस्ट है, इकॉनमी के हवाले से जो भी कहें, हालात खित्ते के दुनिया के किसी और तरफ है। टेररिज्म का मसला पाकिस्तान का बड़ा इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश है। बॉर्डर्स पे आप देखेंगे क्या सूरत हाल है। तो मेरा ख्याल है कि ये मतलब मैं इन फ़रोई मामला से जब तक कि कोई बड़ा उसमें मामला नहीं होता, अब बहुत सारे जज साहबान आए हैं, उनको खुशामद, लेकिन वो भी अब भी शायद वो जो फुल कोर्ट की मतलूबा तादाद नहीं है, वो फिर कैलकुलेशन हो रही है और जज साहबान आएंगे। तो मतलब एक ऐसी कुछ है जो खुद ही हम कर रहे हैं और उसके नतीजे में जो है वो फ़ायदा मुल्क को नहीं हो रहा। अच्छा, जो सूरत हाल है ख़ित्ते की तरह दुनिया की, उसका ये पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान पे इम्पेक्ट ना हो, और आहिस्ता 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 अब जो उसका इम्पेक्ट है वो यहाँ पे महसूस होना शुरू हुआ है पाकिस्तान में, और इसीलिए पाकिस्तान जो है वो फिर उसको आने वाले दिनों के अंदर ही तेज़ी भी आएगी मामलात में, क्योंकि उसकी वजह ये कि हालात दुनिया के ऐसी इतनी तेज़ी के साथ तब्दील हो रहे हैं कि उसमें हम ये जो कुछ यहाँ पे हो रहा है इसमें हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते बतौर एक रियासत के। अच्छा, 5-6 वाक़यात को डिस्कस करते हैं एक एक करके, लेकिन यह है कि वो सारे इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है, वो बटरफ्लाई इफेक्ट, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, और इसमें कोई भी वाक़या एक जगह हो रहा है तो उसका दूसरे पे असर पड़ रहा है। पहले तो हम स्टार्ट करते हैं ना कि जो अच्छी जो इस हफ्ते बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ा और फिर उसके बाद वो ख़ात्मे की तरफ चला गया। ख़ात्मे से मुराद ये है कि ये एक हल की तरफ जा रहा है मामला, और जैसे जैसे सब वो कहते हैं ना आराम सुकून से चैन से, बजाय इसके कि वो सब जज्बाती होके और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पोजीशन, सबसे मुराद मेरी चाहे वो रहनुमा हों, चाहे वो रियासतें हों, चाहे अफराद हों, वो एक मामले को आगे लेके बढ़ रहे हैं। और वो मामला है, सबसे पहले तो उस पर बात करता हूँ, फिर मैं बाकी मामला पे आता हूँ। इंडियन प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात को भी डिस्कस करेंगे जो प्रेसिडेंट ट्रंप से हुई है। लेकिन सबसे मेरे ख्याल से जो अहम इस हफ्ते में तनाव रहा, और फिर वो परसों कहीं जाके हमने उसका थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया था और कल उस पर बात की थी, और आज उसको मज़ीद बात कर लेते हैं। कल जो है वो 3 जो यरगमाली हैं उनको हमास की तरफ से उनको रिहा किया जाएगा, और ये 3 जो यरगमाली हैं इनमें से तीनों मर्द हैं, और इनमें से जो एक जो यरगमाली है वो अमेरिकन, उसके बाद अमेरिकन शहरियत भी है और ग़ालिबन इसराइल की शहरियत भी, अमेरिकन शहरियत है। 2 ऐसे हैं लोग अभी जो हमास के पास गज़ा में हैं जो कि अमेरिकन नेशनल्स हैं। उनमें से एक कल रिहा होगा, 3 रिहा होंगे, एक अमेरिकन रिहा होगा, और इंटरेस्टिंगली दूसरा जो है वो रशियन, यूक्रेनियन, रशियन, इसराइली ओरिजिन है, इस तरह समझ लें। और ये 3 लोग जो हैं ये रिहा होंगे, और इसके साथ ही जो है ये जो उधर से फ़लस्तीनी जो जिनको जेलों से रिहा किया जाएगा उनकी तादाद है इससे पहले 3 के बदले में 196, तकरीबन 196 या 193 शायद, 196 93, लेकिन कल जो है वो 3 के बदले जो है वो 396 के करीब लोग, 390 और 400 के दरमियान फ़लस्तीनी कैदी रिहा होंगे। 17 अब इस वक्त में बात करते हैं, 17 उनके पास जो है पहले मरहले में उन्होंने रिहा करना है। पहला मरहला 2 मार्च को ख़त्म होगा, और अभी तक बिल्कुल तरतीब से बिल्कुल तरीके से चल रहा है। कोई उसमें जो है वो सीज़ फायर एग्रीमेंट में कोई
वो दरमियान में जो प्रेसिडेंट ट्रंप की बात थी, मैंने कहा था उसको, कल मैंने कहा था उसको डिलीट कर दें, उसको भूल जाएं कि कोई ऐसी बात हुई है दरमियान में। नेतन्याहू और ये और वो सारा जो यहाँ पे रियल इस्टेट प्रोजेक्ट बनने थे वो सारे साइड पे, उनको साइड पे कर दें। तो वो जो नाम है जो 390 से अच्छा, इनमें से एक जो है, एक यरगमाली इस्लामी जिहाद के पास, उनकी कस्टडी में इस्लामी जिहाद की, और दो जो हैं वो हमास की कस्टडी में। तो ये जो है ये रिहा होंगे और उसके बदले 390 और 400 के दरमियान कल हमारे सामने फिगर आ जाएगी। वो जो नाम है वो अभी फाइनल हो रहे हैं काहिरा में, कतर में, जो मुख्तलिफ जगहों पे वो नाम सारे फाइनल हो रहे हैं। और ये कल जो है ये जब हम बात कर रहे होंगे तो गालिबन ये खबर आ रही होगी 3 और उसके बदले कोई 390 और 400 के दरमियान कोई फिगर है। 17 हैं जो दरमियान में लोग रह गए हैं। और इसी दौरान जो इतवार है, कल शाम को गालिबन म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे इस वक्त अब से जब हम गुफ्तगू में कर रहा हूँ तो कुछ देर पहले जेडी वेंस जो हैं वाइस प्रेसिडेंट, वो स्पीच कर रहे थे और वो यूरोप के रहनुमाओं का रगड़ा लगा रहे थे, रगड़ा। और वही कह रहे थे कि आपको ना मसला चाइना से है, ना आपको चाइना से डरने की ज़रूरत है, ना आपको रशिया से डरने की ज़रूरत है, आपको अपने वोटरों से डरने की ज़रूरत है। आपके अंदर, आपके यहाँ जो वोटर्स हैं, आपकी जो पब्लिक है, वो क्या सोच रही है, उससे डरें आप। आप भूल जाएं कि रशिया और चाइना और बाकी दुनिया, वो उन्होंने पूरा एक कमाल का लेक्चर दिया उन्होंने यूरोप के लीडर्स को। और यूरोप के लीडर जो है वहाँ पे बैठ के सुन रहे हैं और उन्होंने कहा भाई आप जो है अपने अवाम से डरें और उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच दें। ये जेडी वेंस ने उनको प्रॉपर और बहुत अच्छा लेक्चर दिया। मतलब ये नहीं कि यूरोप के मैं कोई अगेंस्ट बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने जो बात की है ना कि अब किसी और से ना डरें, अपने लोगों से डरें। देखिए ना, आपके जो यहाँ पर आपने जो कई दिहाइयों से और सदियों से जो आपका माइंडसेट है, उसमें आप फंसे हुए हैं कि जी लड़ाइयाँ होंगी, जंगें होंगी, ये होगा, वो होगा, फलां होगा, और फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये करो, जंगें लड़ते रहो और ये करो, स्पेंडिंग करो, असला खरीदो, ये करो, फलां करो, और उसके नतीजे में आपके लोग पीछे रह गए और आप जो हैं वो किसी और। तो प्रॉपर जो है जेडी वेंस ने आज जो है वो एक उनको प्रॉपर लेक्चर दिया यूरोपीय लीडर्स को। और साथ ही उन्होंने बात ये भी की है कि यूथ आपकी क्या सोचती है, उनसे आप डिस्कनेक्टेड हैं, आपके इश्यूज, रियल इश्यूज क्या हैं आपके, तो वो सारे सुन रहे थे। तो वहां पे जेडी वेंस भी हैं और मार्को रूबियो भी हैं म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में। और ये म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो है ये मैं जब भी पिछले, वैसे तो एक तवील अरसे से इसको फॉलो करते रहे, लेकिन 2-3 सालों में पिछले मुझे हमेशा जहन में आता है कि म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दिन थे जब जो है ये खान साहब गए थे मॉस्को और वो वहाँ पे यूक्रेन और ये सारा डिस्कस हो रहा था। तो उस वक्त मैं वहीं उधर ही था कहीं, मैं अशर शरीफ शहीद तो मॉस्को में थे, लेकिन मैं जो हूँ वो कहीं यूरोप में ये म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में आसपास मौजूद था। तो वहाँ पर आप यकीन करें कि सिर्फ ये कहना कि यार इस जंग में ना जाओ, ऐसा लगता था कि जैसे बहुत कम लोग ऐसे थे जिनसे बात करके मैं कहता था कि हाँ भाई ये कोई प्लान बी भी हो सकता है। उनका सवाल ही पैदा नहीं होता। ये 3 से 4 हफ्ते के अंदर जो है ना ये प्यूटन का खेल ख़त्म हो जाएगा, मैक्सिमम 3 हफ्ते 4 हफ्ते, और उसके बाद ये सारे नेटो और ये वो सोच थी जो ज़ाहिर पूरी दुनिया में थी, बशमूल हमारे यहाँ। हम भी उसी दुनिया का हिस्सा हैं जो कि जिनका ये ख्याल था कि शायद जो उस वक्त जो सोच थी वो यही थी कि जी प्यूटिन तो गए, ठीक है ना। अच्छा, अब उसमें ये कि वो तेज़ी के साथ मामलात तब्दील हुए। तो जेडी वेंस ने भी एक तो लेक्चर दिया। दूसरा ये कि जो मार्को रूबियो हैं उनके जहाज़, एक अजीब सा वाक़या हुआ, वो फ्लाई कर रहे थे वहाँ से सेनेडियो बेस से, तो वहाँ से फ्लाई करते करते कोई ख़राबी जहाज़ में भी वापस गए, फिर जहाज़ चेंज करके वो जर्मनी पहुँचे हैं। लेकिन वो मेरे ख्याल से जब ज़ेलेंस्की से मुलाकात होगी ना तो दोनों होंगे, जो ज़ेलेंस्की से मुलाकात होगी इस कॉन्फ्रेंस में तो दोनों मौजूद होंगे, यानी सेक्रेटरी स्टेट भी होंगे और
वाइस प्रेसिडेंट भी होंगे। और उसके बाद जो सेक्रेटरी स्टेट हैं वो परसों, यानी वो अगर कल ये दिन में हो जाता है सारा सिलसिला, जो यरगमाली और कैदी सारे हो जाएंगे, तो वो कल रात को किसी वक्त जो है वो मशरिक़ वस्ता या वेस्ट एशिया में वो आ जाएंगे। और उनकी जो पहली मुलाकात अरेंज हो रही है वो मिलेंगे नेतन्याहू से इतवार के रोज़, कोई सुबह का टाइम है 10-11 बजे तक। अभी तक जो टेंटेटिव खबर आ रही है वो ये है कि वो 10-11 बजे के करीब जो है उनकी मुलाकात है नेतन्याहू से। उसके बाद वो सऊदी अरेबिया भी उनके दौरे में है और उनके दौरे में यूएई भी है, और फिर फ्लेक्सिबल होता है, वो हो सकता है कतर जाएं, हो सकता है इजिप्ट जाएं, हो सकता है किसी और मुल्क में जाएं, लेकिन ये कि वो वेस्ट एशिया मशरिक़ वस्ता आ रहे हैं। यानी आप ये देखें कि कल 15 है, तो 15 को कोई वो ऑल हेल आउट और ये वो सारा नहीं होने जा रहा। वो जो है कल 3 लोग उधर से और 390 और 400 के दरमियान फिगर जो है वो वहाँ से कैदी, और उसके बाद परसों सुबह उनकी नेतन्याहू के साथ मुलाकात होगी। और उसके बाद वो सऊदी अरेबिया, यूएई, इन मुल्कों में और बाकी भी। अच्छा, एक ज़ाहिर है मुतबादल प्लान तैयार हो रहा है अरब मुल्कों की तरफ से, और उसमें जो है यकीनन बाकी मुल्क भी उसका हिस्सा होंगे। और वो एक तो इजिप्ट का प्लान है, एक सऊदी अरेबिया भी प्लान तैयार कर रहा है। मतलब बात सारी ये है कि फ़लस्तीनी अपनी ज़मीन को किसी ज़रूरत नहीं छोड़ेंगे, और साथ ही रिकन्स्ट्रक्शन वहाँ कैसे करनी है, बाकी सारे मामला कैसे आगे दो रियासती हल की। देखें, नेतन्याहू को जंग नहीं करने दे रहे। नेतन्याहू आज भी गज़ा पे एक रॉकेट दाग दिया, गज़ा से भी जवाब आ गया एक रॉकेट का। फिर ये कह लेबनान में हम रहना चाहते हैं, वो उन्होंने कहा लेबनान में नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। वहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं अभी, और वो आर्मी चीफ, वो इसको नेतन्याहू को नहीं जानते। तो बात ये है कि ये नेतन्याहू ने उधर भी कि हम रहना चाहते हैं 18 फरवरी को, उन्होंने कहा नहीं, आप 18 फरवरी तक ही रहेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलें, ठीक है, जो आपके साथ सीज़फायर माहिदा हुआ था। तो ये है कि ये अब नेतन्याहू कोई ढूंढ रहा है कि कोई जंग फैले, आगे बढ़े, कोई मतलब उसका कोई किस्सा बचे, लेकिन ये है कि वो जंग जो है ये दूसरे मरहले की तरफ जा रहा है। ये पहला मरहला ख़त्म हो गया, तो यानी ये 2 मार्च को, ठीक है। अब यानी उसका देखें ना, छठा कल पहले मरहले का छठा राउंड होगा, जिसमें कैदियों का, और मैं तो खैर ठीक है, कैदी कह दें उधर, या हमाली कह दें, जो भी लफ्ज़ यूज़ करें, लेकिन ये कि पीस जो सीज़ फायर है उसका ये 6th राउंड है कल। और उसके बाद जो आगे बढ़ेंगे तो आगे फिर ये होगा कि जी अगर ये पहला क्रॉस हो गया ना, यानी आप समझेंगे 2 मार्च तक पहुँच, तो फिर असल होगा स्टार्ट की जी टोटल विड्रॉल, ये कितना टोटल इसराइल का विड्रॉल, और यानी गज़ा से, और साथ ही फिर उसके बाद ये कि वहाँ पे किस तरह से अगला सेटअप आएगा, कौन से लोग होंगे, वो बाकी सारी बातें बात की। अभी ये है कि ये कम से कम ये तय हो गया है कि 2 स्टेट सोल्यूशन है। मतलब नेतन्याहू ने भी आज कहा है कि जी हम तो सीज़फायर माहिदे के ऊपर उसी पे, तो उसके सीज़फायर माहिदे का तो तीसरी स्टेज में तो 2 स्टेट सोल्यूशन है। और बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया उसमें ईरान से लेके, तुर्की से लेके, सऊदी अरेबिया से लेके, यूएई से लेके तमाम दुनिया ने, इजिप्ट से लेके सब ने, जिन्होंने 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए जो खड़े हुए, तो उन्होंने जो है वो यहाँ पे आप देखें कि कैसे वो आगे लेके चले। और ख़ास तौर पे जो और किसी किस्म की, मैं कहता हूँ ना कि बीच में ये जो सेक्टेरियन वायलेंस करा दो, ये जो साजिशें होती रही, लड़वा दो बीच में, ये सारा वो तो कुछ भी नहीं हुआ। और ख़ास तौर पे जो प्रेसिडेंट पुतिन और अहमद शरा के दरमियान गुफ्तगू हुई है, तो उसके बाद जो है वो बिल्कुल वो जो एक तनाव था, और वो देखिए कभी कभी बड़े वसीतर मफाद के लिए ना कुछ बातें लोगों को पीछे हटना पड़ता है, लोगों को, मुल्कों को भी पीछे हटना पड़ता है, रहनुमाओं को भी पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि एक जो मकसद होता है वो, और सबको पता है कि एक जगह ये आग लगती है तो दूसरी जगह फैलती है, और पहले ही आपके जो अफ्रीका देखे नहीं संभला अभी तक, ये नहीं मुल्क संभले जहाँ पे आपने, मैं कोई उनकी तारीफ़ नहीं कर रहा, वो जैसे भी थे, मगर वो चाहे वो सद्दाम हुसैन हो या जो है वो ये सारे लोग हों, इनके जाने के बाद, ये कद्दाफ़ी हो, तो इनके जाने के बाद कोई मुल्क संभले? वो तो उनका सब सत्यानाश हो गया उन मुल्कों का, फ़ौजें लड़ गई या ग्रोह लड़ गए आपस में, तो वो तो बड़ी तबाही है। सूडान का हाल देखें। तो ये है कि ये सीज़फायर मुआहदा आगे बढ़ रहा है।